नमस्कार। आज हमारे सामने रणनीति प्रबंधन मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पर कुछ काफ़ी गहरे नोट्स है। ऐसा लगता है किसी ने इस टॉपिक को पूरी तरह निचोड़ने की कोशिश की है। तो हमारा काम है इन नोट्स को खंगालना और समझना कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। कंपनियां अपनी दिशा कैसे तय करती हैं, ये रणनीति बनाना इतना ज़रूरी क्यों है भाई, और इसमें क्या क्या दांव-पेच होते हैं। तो चलिए इन नोट्स की परतों को खोल कर देखते हैं। हाँ बिल्कुल। आज का जो कॉम्पिटिटिव माहौल है उसमें टिके रहने के लिए चाहे कंपनी छोटी हो या बड़ी, एक सोची समझी दिशा, एक रणनीति का होना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक प्लान बना लिया वैसा नहीं है। ये तो लगातार चलने वाली एक दिमागी कसरत है। और ये नोट्स हमें इसी कसरत के अलग अलग पहलू, इसकी बारीकियां समझने में मदद करेंगे। इसमें बैकअप भी होता है। सुनने में तो काफी सीरियस लगता है ये। हाँ, है भी। और देखिए, इसकी जड़ें सैन्य रणनीति में हैं। नोट्स में भी जिक्र है कि ये ग्रीक शब्द स्ट्रैटेजिया से आया है, जिसका मतलब है सेनापति का हुनर या लीडरशिप क्वालिटी। तो सोचिए, जैसे जंग के मैदान में सेनापति चालें चलता है ना, वैसे ही बिजनेस लीडर बाजार में अपनी चालें तय करता है। इसका जो मूल स्वभाव है वो है भविष्य को देखना, आगे की सोचना। इसमें कई सारे कदम, कई एक्शन शामिल होते हैं। और एक कंपनी के पास जो भी है, पैसा, लोग, नाम, टेक्नोलॉजी, मतलब टैंजिबल और इनटैंजिबल, सारे रिसोर्सेस को एक लक्ष्य के लिए जोड़ती है। दिलचस्प है। लेकिन ये फैसले लेता कौन है? मतलब क्या सिर्फ सीईओ ही रणनीति बनाते हैं या पूरी टीम लगती है? अच्छा, ये एक आम धारणा है कि बस टॉप बॉस ही सब तय करते हैं, लेकिन नोट्स इस बात को थोड़ा अलग ढंग से देखते हैं। असल में रणनीति के 3 स्तर होते हैं और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे ऊपर है कॉर्पोरेट स्तर। यहाँ कंपनी के मालिक या टॉप मैनेजमेंट, एमडीज, सीईओ, वो बड़े फैसले लेते हैं। जैसे क्या हमें कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहिए, कोई नया कारखाना खोलना है, या किसी दूसरी कंपनी को खरीद लेना है, मर्जर करना है। ये पूरी कंपनी की दिशा तय करने वाले बहुत बड़े फैसले होते हैं। अच्छा, तो ये सबसे बड़े वाले फैसले हो गए कॉर्पोरेट लेवल पर। फिर बाकी दो स्तर कौन से हैं? हाँ, दूसरा है बिजनेस स्तर। यहाँ हर बिजनेस यूनिट या डिवीजन के जो मैनेजर होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो सोचते हैं कि अपने स्पेसिफिक बाजार में अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे कैसे निकलें। क्या हम सबसे सस्ता बेचें, मतलब कॉस्ट लीडरशिप, या कुछ हटके, कुछ बेहतर दें, डिफरेंशिएशन करें। यहाँ फोकस कंपटीशन जीतने पर होता है, जैसे कच्चे माल के लिए वेंडर चुनना, इस तरह के फैसले। हम्म। और तीसरा? और तीसरा, सबसे जमीनी स्तर है फंक्शनल स्तर। यहाँ हर डिपार्टमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एचआर, आर&डी, ये सब अपनी अपनी रणनीति बनाते हैं। रोजमर्रा के फैसले, जैसे मार्केटिंग टीम सोचेगी कि प्रोडक्ट का प्रचार कैसे करना है, प्रोडक्शन वाले सोचेंगे कि रोज कितनी यूनिट बनानी है, एचआर टीम सोचेगी कि सही लोग कैसे भर्ती करने हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी। ये सब छोटे छोटे फैसले मिलकर ही ऊपर के स्तरों की रणनीतियों को कामयाब बनाते हैं। तो ये एक पूरी चेन है, ऊपर से नीचे तक जुड़ी हुई। समझ गई। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। पर ये रणनीति बनती कैसे है? क्या इसका कोई एक ही तरीका है, कोई तय फॉर्मूला? नोट्स में से बनाने के अलग-अलग तरीकों का भी जिक्र है। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, रैशनल, ये सब क्या है? हाँ, नोट्स में कई अप्रोचेस या तरीकों का जिक्र जरूर है। जैसे ऑटोक्रेटिक में लीडर खुद फैसला लेकर आदेश देता है, डेमोक्रेटिक में लीडर सबको साथ लेकर प्रेरित करके काम करवाता है, रैशनल में लीडर तथ्यों, डेटा का अध्ययन करके सबसे अच्छी रणनीति चुनता है, लर्निंग अप्रोच में माहौल का अध्ययन करके उससे सीख कर रणनीति बनाई जाती है, पॉलिटिकल में कर्मचारियों के सुझावों वगैरह का भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन देखिए, असल दुनिया में शायद ही कोई कंपनी सिर्फ एक ही तरीके पर चलती हो। ज्यादातर क्या होता है, इनका मिश्रण होता है जरूरत के हिसाब से। पर जो बात ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है रणनीति बनाने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस। इसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस कहते हैं। हाँ, ये प्रक्रिया सुनने में काफी अहम लगती है। नोट्स में इसके 4 मुख्य चरण बताए गए हैं। पहला है पर्यावरण स्कैनिंग या एनवायरनमेंट स्कैनिंग। ये क्या चीज है? सुनने में थोड़ा जासूसी जैसा लगता है। हाँ हाँ, कुछ वैसे ही समझ लीजिए। ये जासूसी ही है अपने बिजनेस के माहौल की। कंपनी अपने अंदर और बाहर दोनों तरफ नजर दौड़ाती है। देखती है कि भाई चल क्या रहा है। अंदर देखती है हमारी ताकत क्या है, स्ट्रेंथ, कमजोरी क्या है, वीकनेस, हमारे पास कैसे लोग हैं, हमारा एचआर कैसा है, हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारी कंपनी कल्चर कैसी है। और बाहर देखती है बाजार में क्या मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज, क्या खतरे हैं, थ्रेट्स, ग्राहक क्या चाहते हैं, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, सरकार की नीतियां क्या हैं, अर्थव्यवस्था किधर जा रही है, कोई नई टेक्नोलॉजी तो नहीं आ रही है। यहीं पर वो मशहूर स्वॉट एनालिसिस काम आता है।
ये सिर्फ एक लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि अपनी स्थिति को, अपने माहौल को गहराई से समझना है। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के माहौल को देखा जाता है। अच्छा, तो पहले पूरी स्थिति का जायजा लेना, स्वॉट हो गया। इसके बाद दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है रणनीति निर्माण, यानी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। अब जब आपको पता चल गया कि हालात क्या हैं, आपकी ताकत, कमजोरी, मौके, खतरे क्या हैं, तो कंपनी तय करती है कि उसे जाना कहाँ है। मतलब अपना विजन और मिशन तय करना, और फिर वहां पहुंचने के लिए क्या करना होगा, उद्देश्य और रणनीति बनाना। यहीं पर वो बड़े फैसले लिए जाते हैं, जैसे क्या हमें नए प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए या किसी नए मार्केट में जाना चाहिए, कौन सी रणनीति अपनानी है। ठीक है, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, प्लान सब बन गया। फिर उसके बाद क्या? तीसरा कदम है रणनीति कार्यान्वयन या स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। अब ये आप कह सकती हैं सबसे मुश्किल हिस्सा हो सकता है कई बार, अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ योजना को हकीकत में बदलना होता है, कागज से उतारकर जमीन पर लाना होता है। इसके लिए सही लोग चाहिए, पैसा चाहिए, मतलब बजट बनाना पड़ता है, काम करने का तरीका, प्रोसेस तय करना होता है। लीडरशिप का रोल बहुत अहम हो जाता है। अक्सर अच्छी रणनीतियां यहीं आकर अटक जाती हैं, क्योंकि उन्हें सही से लागू नहीं किया जाता, तालमेल नहीं बैठ पाता। ये तो है। प्लान बनाना एक बात है, उसे अमल में लाना दूसरी, और आखिरी कदम चौथा। वो है मूल्यांकन और नियंत्रण, यानी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। मतलब ये देखना कि जो हमने सोचा था, जो प्लान बनाया था, वैसा हो भी रहा है या नहीं, क्या नतीजे मिल रहे हैं, परफॉर्मेंस कैसी है। अगर नतीजे वैसे नहीं हैं जैसे सोचे थे, तो कहाँ गड़बड़ है, क्या प्लान में कमी थी या उसे लागू करने में, और फिर उसे कैसे ठीक किया जाए। जरूरत पड़ने पर सुधार करना, ये एक लगातार चलने वाला चक्कर है, क्योंकि माहौल बदलता रहता है, तो रणनीति भी स्थिर नहीं रह सकती, उसे भी बदलना पड़ सकता है। हाँ, ये तो पूरी प्रक्रिया समझ आ गई। पर्यावरण स्कैनिंग, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन और फिर इवैल्यूएशन। अब जरा उन बड़े फैसलों पर वापस आते हैं, कॉर्पोरेट रणनीति पर। नोट्स में इसके कई प्रकार बताए थे, विस्तार, स्थिरता, छटनी, संयोजन। इनमें से विस्तार, एक्सपेंशन सबसे कॉमन लगता है ना? ज्यादातर कंपनियां बड़ी ही होना चाहती हैं। हाँ, अक्सर तो यही होता है, ग्रोथ किसे नहीं चाहिए। और विस्तार के भी कई तरीके नोट्स में बताए गए हैं। जैसे एक होता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक ही प्रोडक्ट या मार्केट पर पूरा फोकस करना। जैसे नोट्स में उदाहरण है जॉनसन एंड जॉनसन का, बेबी प्रोडक्ट्स पर उनका जबरदस्त फोकस है। या फिर कोई कंपनी सिर्फ एक ही तरह की सर्विस देती हो। ठीक है, एक ही चीज पर ध्यान देना। और दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन, यानी नए प्रोडक्ट्स या नए मार्केट्स में हाथ डालना जहां आप पहले नहीं थे। जैसे टाटा ग्रुप का उदाहरण है, वो स्टील में भी है, ऑटोमोबाइल में भी, सॉफ्टवेयर में, चाय में, नमक में, कहाँ नहीं है। ये डाइवर्सिफिकेशन है। हाँ, टाटा तो बेहतरीन उदाहरण है। और इंटीग्रेशन भी कुछ था। बिल्कुल, इंटीग्रेशन। इसके दो मुख्य प्रकार हैं। एक है वर्टिकल इंटीग्रेशन, मतलब अपनी सप्लाई चेन पर नियंत्रण बढ़ाना, या तो आप पीछे जाकर सप्लायर को खरीद लें। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, या आगे जाकर डिस्ट्रीब्यूटर को। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, जैसे कोई बाइक बनाने वाली कंपनी अपनी डीलरशिप खुद ही खोल ले। दूसरा है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, मतलब अपने जैसे ही उद्योग की किसी दूसरी कंपनी को खरीद लेना या उसके साथ मिल जाना, कंपटीशन कम करने के लिए या मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। जैसे वोडाफोन और आइडिया का विलय हुआ। अच्छा। और कोऑपरेशन। हाँ, कोऑपरेशन भी एक तरीका है। इसमें दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे विलय, मर्जर या अधिग्रहण, एक्विजिशन, जो इंटीग्रेशन का भी हिस्सा हो सकते हैं। या फिर स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाना, जैसे आईसीआईसीआई और लंबार्ड ने मिलकर बनाया। या जॉइंट वेंचर करना, दो कंपनियां मिलकर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें, जैसे नागपुर अमरावती हाईवे का उदाहरण नोट्स में दिया है। और विदेशों में जाना। बिल्कुल, इंटरनेशनलाइजेशन, यानी अपने देश से बाहर निकलकर विदेशी बाजारों में बिजनेस फैलाना। डोमेस्टिक कंपनी से शुरू करके मल्टीनेशनल या ट्रांसनेशनल कंपनी बनना, ये भी विस्तार का ही एक रूप है। लेकिन क्या हमेशा फैलना ही सही होता है? क्या कभी रुकना या पीछे हटना भी ठीक हो सकता है? नोट्स में स्थिरता और छंटनी का भी जिक्र है, ये कब काम आते हैं? बिल्कुल सही सवाल। हमेशा आगे भागना ही जरूरी नहीं है। कभी-कभी स्थिरता सबसे अच्छी रणनीति होती है। मतलब कंपनी विकास की बजाय अपनी मौजूदा स्थिति, अपना मौजूदा लाभ या बिक्री बनाए रखना चाहती है। ऐसा तब हो सकता है जब बाजार में बहुत अनिश्चितता हो, या कंपनी को लगे कि अभी और विस्तार करने से जोखिम बढ़ जाएगा, या वो पहले अपने मौजूदा बिजनेस को ही मजबूत करना चाहती हो।
कई बार छोटी कंपनियां या मैच्योर इंडस्ट्रीज में कंपनियां ये रणनीति अपनाती हैं। और छंटनी, ये तो सुनने में ही थोड़ा नेगेटिव लगता है। हाँ, छटनी की नौबत तब आती है जब कोई बिजनेस लगातार घाटे में चल रहा हो या पूरी कंपनी ही मुश्किल में हो। तब कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे अपने कुछ प्रोडक्ट्स या डिवीजन बंद करना, टर्न अराउंड के बाद भी अगर बात न बने, जैसे नोट्स में बजाज स्कूटर या टाटा नैनो का उदाहरण है जो बंद कर दिए गए। या फिर कंपनी अपनी किसी हिस्से को बेच देती है, डाइवेस्टमेंट। या सबसे आखिर में अगर कुछ नहीं बचता तो पूरी कंपनी को ही बंद करना पड़ सकता है, लिक्विडेशन। ये मुश्किल फैसले होते हैं, लेकिन कभी-कभी बिजनेस के बाकी हिस्सों को बचाने के लिए या नुकसान कम करने के लिए जरूरी हो जाते हैं। तो ये बड़े और कई बार मुश्किल फैसले होते हैं, विस्तार करें, स्थिर रहें या छटनी करें। इनमें मदद के लिए नोट्स में कुछ मॉडल्स का भी जिक्र है, जैसे BCG मैट्रिक्स और GE9 सेल मॉडल। ये BCG मैट्रिक्स क्या है? स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क, डॉग्स। ये सुनने में बड़े अजीब नाम है। हाँ, नाम थोड़े मजेदार हैं। ये बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का बनाया हुआ एक बहुत ही प्रभावशाली और काफी पुराना टूल है। ये कंपनी के अलग-अलग प्रोडक्ट्स या बिजनेस यूनिट्स को एक मैट्रिक्स पर रखता है। ये दो चीजें देखता है, एक बाजार कितनी तेजी से बढ़ रहा है, मार्केट ग्रोथ रेट, और दूसरा उस बाजार में हमारा हिस्सा कितना है, हमारी पकड़ कितनी है, रिलेटिव मार्केट शेयर। अच्छा, मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर, फिर ये नाम कैसे फिट होते हैं? देखिए, अगर मार्केट ग्रोथ भी हाई है और आपका मार्केट शेयर भी हाई है, तो वो है स्टार। ये भविष्य के सितारे हैं। इनमें पैसा लगाना पड़ता है ताकि ये अपनी पोजीशन बनाए रखें। अगर मार्केट ग्रोथ कम है, मतलब बाजार धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन आपका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, तो वो है कैश काउ। ये दुधारू गाय की तरह है। इनसे खूब पैसा आता है जिसे आप दूसरी जगह लगा सकते हैं। कैश काउ, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क या प्रॉब्लम चाइल्ड वो हैं जहां मार्केट तो तेजी से बढ़ रहा है, हाई ग्रोथ, लेकिन आपका हिस्सा बहुत कम है, लो शेयर। अब सवाल यह है कि इनमें पैसा लगाकर इन्हें स्टार बनाया जाए या इन्हें छोड़ दिया जाए। ये मुश्किल फैसला होता है। और डॉग्स? और डॉग्स वो हैं जहां मार्केट ग्रोथ भी कम है और आपका मार्केट शेयर भी कम है, न बाजार बढ़ रहा है न आपकी पकड़ है। अक्सर सलाह दी जाती है कि इनसे पैसा निकाल लिया जाए या इन्हें बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये रिसोर्स खींचते हैं और कुछ देते नहीं। तो ये एक तरह से कंपनी के पूरे बिजनेस पोर्टफोलियो की सेहत जांचने का तरीका है ना, कि किस बिजनेस यूनिट में निवेश करें, किससे पैसा निकालें, किसे संभाले रखें। ये तो काफी काम का टूल लगता है। बिल्कुल, ये और G9 सेल जैसा दूसरा मॉडल जो इंडस्ट्री के आकर्षण और बिजनेस की ताकत को 9 खानों में देखता है, ग्रो, होल्ड, हार्वेस्ट। कंपनियों को अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करने में, ये समझने में कि कहाँ फोकस करना है, कहाँ से निकलना है, इसमें बहुत मदद करते हैं। ये सिर्फ अकादमिक मॉडल नहीं है, इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को कड़े फैसले लेने पर मजबूर किया है और उनकी दिशा बदली है। बिल्कुल। कॉर्पोरेट लेवल के बाद अब आते हैं बिजनेस लेवल पर, जहां मुख्य ध्यान कंपटीशन पर होता है, मुकाबला जीतने पर। और नोट्स में माइकल पोर्टर का नाम बार बार आता है। उनकी जेनेरिक रणनीतियां क्या हैं? ये बहुत सुना है इनके बारे में। हाँ, माइकल पोर्टर स्ट्रेटेजी की दुनिया के आप कह सकते गुरुओं में से एक हैं। उनका कहना है कि किसी भी बाजार में लंबे समय तक टिके रहने और औसत से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कंपनियों के पास मोटे तौर पर 3 ही मूल रास्ते होते हैं, जिन्हें वो जेनेरिक स्ट्रेटेजी कहते हैं। पहला, कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप मतलब अपनी लागत इतनी कम रखो, इतनी एफिशिएंसी लाओ कि तुम बाजार में सबसे सस्ता बेच सको। नोट्स में चीनी सामान का उदाहरण है, या जैसे रिटेल में वॉलमार्ट या भारत में बिग बाजार या डी-मार्ट, कम दाम पर ज्यादा वॉल्यूम, सस्ता सबसे अच्छा। ठीक है। दूसरा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, मतलब कुछ ऐसा अनोखा या बेहतर बनाओ या पेश करो कि ग्राहक उसे खास समझे और उसके लिए ज्यादा कीमत देने को भी तैयार हो जाए। ये क्वालिटी, डिजाइन, ब्रांड इमेज, कस्टमर सर्विस, टेक्नोलॉजी कुछ भी हो सकता है। जैसे एप्पल अपने डिजाइन इकोसिस्टम और ब्रांड के लिए जाना जाता है, या लोरियल अपने प्रीमियम ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए। यहाँ कीमत से ज्यादा वैल्यू पर फोकस होता है। यानी कुछ अलग, कुछ बेहतर। और तीसरा रास्ता, तीसरा है फोकस, यानी पूरे बाजार के पीछे भागने की बजाय किसी एक छोटे से हिस्से, एक सेगमेंट या एक नीश मार्केट पर ध्यान लगाओ और उस खास ग्रुप की जरूरतें पूरी करो। ये फोकस या तो कॉस्ट पर आधारित हो सकता है, उस सेगमेंट में सबसे सस्ता, या डिफरेंशिएशन पर, उस सेगमेंट के लिए कुछ खास, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी केयर सेगमेंट पर फोकस, या कोई कंपनी जो सिर्फ लग्जरी स्पोर्ट्स कार बनाती हो।
वो पूरे ऑटो मार्केट को टारगेट नहीं कर रही। तो या तो सबसे सस्ता बनो या सबसे अलग बनो या किसी एक कोने पर राज करो, यही है पोर्टर का निचोड़। हाँ, मोटे तौर पे यही है। पोर्टर कहते हैं कि बीच में फंसना, स्टक इन द मिडल, सबसे खतरनाक है। ना आप सबसे सस्ते हैं, ना आप सबसे अलग हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या सिर्फ बाजार में सस्ता या अलग होना ही काफी है? कंपटीशन तो इसे कॉपी करने की कोशिश करेगा ही, कंपनी के अंदर भी तो कुछ होना चाहिए जो इसे टिकाऊ बढ़त दे। बहुत सही सवाल उठाया आपने। यहीं पर संसाधन आधारित दृष्टिकोण, रिसोर्स बेस्ड थ्योरी या आरबीटी आता है। ये सिद्धांत कहता है कि असली और टिकाऊ प्रतिस्पर्धी बढ़त सिर्फ बाहरी बाजार की स्थितियों या पोर्टर की रणनीतियों को अपनाने से नहीं मिलती। वो मिलती है कंपनी के अपने अंदरूनी संसाधनों, रिसोर्सेज और क्षमताओं, कैपेबिलिटीज से। वो चीजें जो सिर्फ आपके पास हैं, जो मूल्यवान हैं, दुर्लभ हैं और जिन्हें दूसरों के लिए कॉपी करना बहुत मुश्किल या महंगा है। अच्छा, तो ये बाहर देखने के बजाय अंदर झांकने की बात है। पर ये कैसे पता चलेगा कि हमारे कौन से संसाधन या क्षमताएं इतनी खास है? इसके लिए नोट्स में VRIO फ्रेमवर्क का जिक्र है। ये एक तरह का टेस्ट है जो आपके संसाधनों और क्षमताओं को 4 पैमानों पर परखता है। V वैल्यूएबल, मूल्यवान। क्या ये संसाधन या क्षमता कंपनी को अवसरों का फायदा उठाने या खतरों से निपटने में मदद करती है? क्या इससे ग्राहक को वैल्यू मिलती है या लागत कम होती है? R रेयर, दुर्लभ। क्या ये चीज आपके अलावा बहुत कम प्रतियोगियों के पास है? अगर सबके पास है तो वो बढ़त कैसे देगी? I inimitable, नकल करने में मुश्किल। क्या दूसरों के लिए इसे कॉपी करना या इसका विकल्प ढूंढना बहुत मुश्किल या महंगा है? ये मुश्किल क्यों हो सकती है? शायद आपकी खास टेक्नोलॉजी या आपका ब्रांड नाम जिसे बनाने में सालों लगे, या आपकी कंपनी का कल्चर या कोई पेटेंट। O ऑर्गेनाइज्ड, संगठित। क्या कंपनी की नीतियां, प्रक्रियाएं, स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो इस मूल्यवान, दुर्लभ और मुश्किल से नकल होने वाले संसाधन का पूरा फायदा उठा सके? हाँ। क्या आप इसे भुनाने के लिए तैयार हैं? VRIO वैल्यूएबल, रेयर, इनिमिटेबल, ऑर्गेनाइज्ड। अगर जवाब चारों के लिए हाँ है तो वो संसाधन या क्षमता आपको सस्टेनेबल कम्पेटिटिव एडवांटेज यानी लंबे समय तक चलने वाली प्रतिस्पर्धी बढ़त दिला सकता है। ये सिर्फ थोड़े समय की लीड नहीं होगी, ये अंदरूनी ताकत पर आधारित है। ये VRIO फ्रेमवर्क तो वाकई सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी असली ताकत क्या है जिसे कोई आसानी से कॉपी ना कर सके। चलिए अब अगर हम सबसे निचले स्तर यानी फंक्शनल लेवल की बात करें तो नोट्स कहते हैं कि हर डिपार्टमेंट की अपनी रणनीति होती है, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशंस वगैरह। क्या ये सब भी उतने ही जरूरी हैं जितने कॉर्पोरेट या बिजनेस लेवल? बिल्कुल, आप इन्हें नींव के पत्थर समझ सकती हैं। ये जमीनी हकीकत हैं जहां असल काम होता है। कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल पर चाहे जितनी अच्छी, जितनी शानदार रणनीति बन जाए, अगर फंक्शनल लेवल पर काम ठीक से नहीं हुआ, अगर ये डिपार्टमेंट्स तालमेल से काम नहीं कर रहे हैं, तो सब बेकार है। सोचिए, अगर मार्केटिंग टीम सही ग्राहकों तक प्रोडक्ट की जानकारी ना पहुंचा पाए, या प्रोडक्शन टीम समय पर और सही क्वालिटी का माल बना ही ना पाए, या HR टीम सही स्किल वाले लोग भर्ती ना कर पाए या उन्हें मोटिवेटेड ना रख पाए, तो बड़ी से बड़ी रणनीति कैसे सफल होगी? ये सब मिलकर ही तो उसे संभव बनाते हैं। ये बात तो सही है। कोई एक दो उदाहरण दे सकते हैं, जैसे फाइनेंस या मार्केटिंग की फंक्शनल रणनीति में क्या-क्या चीजें आती हैं? जरूर। जैसे फाइनेंस रणनीति में मुख्य सवाल होते हैं, बिजनेस चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा, यानी सोर्सेज ऑफ फंड्स। क्या हम शेयर जारी करेंगे या डिबेंचर या बैंक से लोन लेंगे या अपना कमाया हुआ मुनाफा ही लगाएंगे? और फिर उस पैसे को कहां लगाया जाएगा, यूजेस ऑफ फंड्स। क्या नई मशीनें खरीदेंगे या बिल्डिंग बनाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स? क्या विज्ञापन पर खर्च करेंगे, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाएंगे? रोज के खर्चों, वर्किंग कैपिटल का इंतजाम कैसे होगा, डिविडेंड कितना देना है? ये सब फाइनेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अच्छा, और मार्केटिंग? मार्केटिंग रणनीति में पहले तो ये तय करना होता है कि हमारे ग्राहक कौन है, बाजार को कैसे बांटें, सेगमेंटेशन, किस हिस्से को टारगेट करें और उनके दिमाग में अपने प्रोडक्ट की क्या खास जगह बनाएं, पोजिशनिंग। और फिर आते हैं मशहूर 4 Ps। हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा, उसकी क्या विशेषताएं होंगी, उसकी कीमत क्या होगी, वो ग्राहकों तक पहुंचेगा कैसे, कहाँ मिलेगा, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका प्रचार कैसे किया जाएगा, विज्ञापन, सेल्स प्रमोशन वगैरह। आजकल इसमें और भी P जुड़ गए हैं, जैसे पीपल, प्रोसेस,
फिजिकल एविडेंस, खासकर सर्विस इंडस्ट्री में। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये तो सुना है। हाँ, इसी तरह एचआर या पर्सनल स्ट्रैटेजी में आता है। कितने और कैसे लोग चाहिए, एचआर प्लानिंग, उनका काम क्या होगा, जॉब डिज़ाइन, भर्ती और चयन कैसे होगा, स्टाफिंग, उनकी परफॉर्मेंस कैसे जांची और सुधारी जाएगी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उन्हें तनख्वाह और इनाम क्या मिलेंगे, कॉम्पेंसेशन एंड रिवॉर्ड्स, उनके करियर का विकास कैसे होगा, करियर प्लानिंग, और कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच संबंध कैसे रहेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। और ऑपरेशन स्ट्रैटेजी देखती है कि प्रोडक्शन का सिस्टम कैसा होगा, कितनी क्षमता चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, काम करने वाले लोग, वर्कफोर्स कैसे डिज़ाइन होंगे, फैक्ट्री या ऑफिस कहाँ और कैसा होगा, फैसिलिटी प्लानिंग। तो हर फंक्शन की अपनी गहरी रणनीति होती है। बाप रे, ये तो हर डिपार्टमेंट का अपना पूरा शास्त्र है। तो मतलब रणनीति बनाना, उसे लागू करना, ये सब हो गया। लेकिन क्या हमें पता कैसे चलेगा कि ये सब काम कर भी रहा है या नहीं? क्या हमारी रणनीति सफल है? नोट्स में स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन का जिक्र है आखिर में। हाँ, ये साइकिल का आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अपनी रणनीति का नियमित रूप से मूल्यांकन करना, उसे कंट्रोल करना, ये देखना कि क्या हम अपने तय किए हुए लक्ष्यों, ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या हमारी जो शुरुआती मान्यताएं थीं वो सही साबित हुईं, या कहीं बाजार बदल गया है, कंपटीशन ने कुछ नया कर दिया है और हमें अपनी रणनीति बदलने की ज़रूरत है। बिना मूल्यांकन के तो हम अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे। तो ये मूल्यांकन करते कैसे हैं? क्या इसके भी कुछ तरीके या टूल्स हैं? नोट्स में कुछ विश्लेषणात्मक उपकरणों, एनालिटिकल टूल्स का जिक्र है। जैसे एक है ADL मैट्रिक्स, आर्थर डी लिटिल लाइफ साइकिल मैट्रिक्स। ये इंडस्ट्री कितनी परिपक्व है, इंडस्ट्री मैच्योरिटी, शुरुआती ग्रोथ, मैच्योरिटी या ढलान पर, और उसमें कंपनी की प्रतिस्पर्धी स्थिति कैसी है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, क्या हम हावी हैं, मजबूत हैं, ठीक ठाक हैं, कमजोर हैं, इन दोनों चीज़ों को देखता है। एक और महत्वपूर्ण टूल है वैल्यू चेन एनालिसिस, जिसे पोर्टर ने ही दिया था। ये कंपनी की आंतरिक गतिविधियां, इंटरनल एक्टिविटीज, जैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, सर्विस, इन सब का विश्लेषण करके पता लगाता है कि कौन सी गतिविधि ग्राहक के लिए मूल्य जोड़ रही है और कहां पर हमारी ताकत या कमजोरी है, कहां सुधार की गुंजाइश है। और एक सरल लेकिन उपयोगी तरीका है गैप एनालिसिस। ये देखता है कि हम कहां पहुंचना चाहते थे, डिजायर्ड परफॉर्मेंस, और हम असल में कहां पहुंचे हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस, और इन दोनों के बीच का अंतर क्या है और क्यों है। गैप एनालिसिस, ये तो काफी सीधा लगता है। हाँ, और मूल्यांकन में ये भी देखा जाता है कि जो रणनीति हमने चुनी है वो व्यवहारिक, फीजिबल है भी या नहीं। क्या हमारे पास उसे लागू करने के लिए पर्याप्त फंड्स, संसाधन, स्किल्स हैं, और क्या वो हमारे शेयरधारकों या दूसरे हितधारकों, स्टेक होल्डर्स को स्वीकार्य है। क्या इससे उन्हें अपेक्षित रिटर्न मिलेगा, क्या जोखिम उनके बर्दाश्त के अंदर है। एक पूरी यात्रा इन नोट्स के जरिए हमने देखा कि कैसे रणनीति सिर्फ एक प्लान नहीं बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है। कैसे इसके अलग अलग स्तर होते हैं, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल, कैसे कंपनियां विस्तार, स्थिरता या छटनी जैसे बड़े फैसले लेती हैं, कैसे बाजार में मुकाबला करने के लिए कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन जैसी रणनीतियां अपनाती हैं, और कैसे सिर्फ बाहर देखना काफी नहीं, अंदरूनी ताकतें, हमारे संसाधन, VRO, ये सब कितने मायने रखते हैं। और फिर कैसे हर छोटा बड़ा विभाग, हर फंक्शन इसमें अपनी भूमिका निभाता है, और आखिर में ये जांचना कि हम सही रास्ते पर हैं भी या नहीं। ये तो किसी भी बिजनेस को चलाने का, या यूं कहें कि सफलतापूर्वक चलाने का पूरा नक्शा तैयार करने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ थियरी या किताबी बातें नहीं है, ये वो सिद्धांत और मॉडल हैं जो कंपनियों को असल दुनिया में रास्ता दिखाने में, मुश्किल फैसले लेने में मदद करते हैं। वैसे चलते चलते एक और बात का जिक्र कर दूं। नोट्स में हेनरी मिन्सबर्ग के 10 स्कूल ऑफ थॉट का भी जिक्र है। मिन्सबर्ग ने रणनीति कैसे बनती है या बननी चाहिए, इस पर अलग अलग नजरियों को 10 स्कूलों में बांटा है। जैसे कोई कहता है रणनीति एक डिजाइन की तरह सोच समझकर ऊपर से बनती है, डिजाइन स्कूल। कोई कहता है ये धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से, अनुभव से सीखी जाती है, लर्निंग स्कूल। कोई कहता है यह अंदरूनी और बाहरी ताकतों और राजनीति का खेल है, पावर स्कूल। और भी कई हैं। यहां एक दिलचस्प सवाल उठता है जिसे नोट्स हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। आज की दुनिया जो इतनी तेजी से बदल रही है, इतनी अनिश्चित है, क्या उसमें किसी एक खास तरीके या विचारधारा, स्कूल ऑफ थॉट पर टिके रहना फायदेमंद है, या फिर जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरीकों का, अलग अलग दृष्टिकोणों का एक लचीला मिश्रण अपनाना ही कामयाबी का असली मंत्र है? वाह, बहुत ही गहरा और प्रासंगिक सवाल छोड़ा है आपने आखिर में कि क्या रणनीति
एक तयशुदा पत्थर की लकीर जैसा नक्शा होनी चाहिए, या जरूरत के हिसाब से लगातार बदलने वाली, सीखने वाली एक दिशा होनी चाहिए? ये वाकई सोचने वाली बात है। उम्मीद है इस चर्चा से रणनीति प्रबंधन की इस जटिल लेकिन दिलचस्प दुनिया को समझने में हमारे सुनने वालों को कुछ मदद मिली होगी और उनके दिमाग में भी कुछ नए तार जुड़े होंगे। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी और नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।